आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और कुछ ही दिन शेष बचे हैं जब ये विधानसभा सत्र देखने को मिलेगा। कैबिनेट ने विधानसभा में एलजी मनोज सिन्हा के संबोधन को मंजूरी दे दी है और पिछले 4 महीनों में एलजी का विधानसभा में ये दूसरा संबोधन होगा। विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं और पहले भी तस्वीरें हमने देखी हैं। जम्मू कश्मीर का ये विधानसभा सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार देखने को मिला और मार्शल की मदद से कुछ विधायकों को बाहर फेंकने का प्रयास भी किया गया और ये जो तस्वीरें हैं वो इस तरीके की देखी गई। लेकिन इस बार क्या कुछ नई तस्वीरें होंगी या फिर उसी तरीके के हंगामेदार बजट सत्र की शुरुआत होगी, वो देखने वाली बात होगी, वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो अभी चल रही हैं। तो आपको बताते चले कि कैबिनेट ने विधानसभा में एलजी के संबोधन को मंजूरी दे दी है और कैबिनेट की विधानसभा में एलजी का ये दूसरा जो यहाँ पर संबोधन है वो होगा और विधानसभा का बजट सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, सत्ता पक्ष और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी है वो विपक्ष में बैठी होगी। 28 विधायकों के साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा में देखने को मिलेगी। लेकिन कई ऐसे इश्यूज हैं जो इस बार नए उठते नजर आ रहे हैं, चाहे वो 370 है या फिर कुछ नए बिल्स लाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां जोरों शोरों से है और कुछ ही दिन शेष बचे हैं जब 3 मार्च को ये बजट सत्र जम्मू कश्मीर विधानसभा का शुरू होने वाला है। तो चलिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी, हमारे सहयोगी विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। विनोद जी, ये बताइएगा इस बार क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब पहला विधानसभा सत्र हमने देखा पहले दिन ही काफी हंगामेदार तस्वीरें देखने को मिली, तो क्या लगता है इस बार भी सेम तस्वीरें होंगी या फिर कुछ नया देखने को मिल सकता है? बिल्कुल शिपन, इसमें नया ये रहेगा कि पहली बार यूटी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। सबसे नई और ऐतिहासिक बात यह है कि जम्मू कश्मीर में इतिहास में पहली मर्तबा यूटी में चुनी हुई सरकार अपना बजट पेश करेगी। सबसे इंटायरली डिफरेंट है। इससे पहले आज तक जब भी बजट पेश किया गया है वो एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट, यानी आप कहिए कि पूरी स्टेट का एक बजट पेश किया जाता था, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये दूसरा बजट सत्र है जो चुनी हुई गवर्नमेंट में हो रहा है। यानी पहला जो सत्र हुआ उसमें आपने देखा किस तरीके से हंगामा हुआ, अब दूसरे सत्र में भी इस तरह के हंगामे के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एक प्रस्ताव लाया है, निंदा प्रस्ताव, जो 5 अगस्त 2019 को हुआ है उसकी निंदा करने के लिए प्रस्ताव लाया। उसके बाद वाहिद परा ने एक ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल लाया है कि जिस भी सरकारी जमीन पर जो लोग बैठे हैं उनको मालिकाना हकूक दे दिए जाएं, तो ये भी एक कंट्रोवर्सी रहेगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक मजबूत और सॉलिड विपक्ष है, वो भी इस विधानसभा सत्र में हंगामा कर सकता है। तो मुझे बिल्कुल क्लियर कट लगता है कि ये जो सत्र होने वाला है इसमें हंगामा जरूर होगा। बिल्कुल विनोद जी, अब जैसे आपने भी बताया कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नए विधेयक ला रही है और एक और इम्पॉर्टेंट विधेयक की बात की जाए, बिल की बात की जाए जो काफी ज्यादा चर्चाओं में है इस टाइम पे, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो विपक्षी दल के नेता हैं, वो है अल्कोहल बैन को लेकर। तो क्या लगता है कि इस चीज को लेकर कैसे आप देखते हैं कि क्या लोग इसको सपोर्ट करेंगे? क्या विधायक जो वहां पर सत्ता पक्ष में है या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं जो ऑपोजिशन में बैठे हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरी चीज को? देखिए, सत्र शुरू होने से पहले इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। बिल का विरोध नहीं किया जा रहा, विरोध उसका किया जा रहा है कि अल्कोहल की लगातार बढ़ती कंजप्शन और अल्कोहल का बढ़ते कारोबार, इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन सत्र के अंदर जब आप खुद चीफ मिनिस्टर खुद कहते हैं कि मेरे खजाने खाली हैं, पूरी तरह से खाली हैं, इसमें सबसे बड़ा रेवेन्यू जो जनरेट होता है लीकर से होता है, लीकर तंबाकू से होता है। क्या आप या आपकी सरकार ये अफोर्ड कर सकती है कि हम इतना बड़ा चंक जो रेवेन्यू का है उसको हम हटा सकते हैं? क्या इतना अफोर्ड कर सकते हैं? ये डिपेंड करेगा जब बिल टेबल पे रखा जाएगा,
हाउस के अंदर टेबल पे रखा जाएगा, फिर उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। बहुत सारे एमएलए भी होंगे, मुझे लगता है कि पहले तो जब हम असेंबली में देखते थे किस किस के नाम वो वाइन शॉप्स रहती हैं, इस कारोबार में भी काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट होगा। मुझे लगता है कि बिल पास होगा, ये मुश्किल लग रहा है मुझे। बिल्कुल विनोद जी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जो कि केंद्र सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। तो क्या लगता है कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जैसे कि 370 का ये बड़ा मुद्दा केंद्र सरकार वापस देने के मूड में नहीं है, लगातार इसको टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लोग 370 मांग रहे हैं, खासतौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक है, जो सरकार है वो मांग रही है। तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि केंद्र के साथ तालमेल बनाना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी जो मेन घटक है सरकार का, वो पशुपेश में है। पशुपेश का कारण सीधा सीधा ये है कि आप मैनिफेस्टो में क्या चीजें लेके जाते हैं, क्या जनता को परोसते हैं। आपने मैनिफेस्टो में ये परोसा कि हम 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ है, यानी 370 में संशोधन 1 किया जाना और 35A को रिपील किया जाना, उसको हम वापस लाएंगे। विशेष दर्जा जो मिला हुआ है उसको हम वापस लाएंगे। अब जब आपकी सरकार बनती है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते, आप कन्फ्लिक्ट से केंद्र सरकार से नहीं ले सकते, आपको बीच का ट्रैक इख्तियार करना पड़ेगा, जो एनसी या उमर अब्दुल्ला ने कर भी लिया है। अब वो ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, स्टेटहुड मिलना चाहिए। वो इसलिए कर रहे हैं कि स्टेटहुड का वादा जो है गृहमंत्री अमित शाह ने भी किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में कश्मीर में आकर के ये वादा किया था। तो बीच की लाइन इख्तियार करेंगे, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस हो, वो इस इशू को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को ग्रिल करते रहेंगे। ठीक है विनोद जी, एक आखिरी सवाल ऑपोजिशन के उनकी तरफ से मैं पूछना चाहूंगी। ऑपोजिशन काफी दमदार है, 28 हमारे विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में बैठेंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल इंडिया लेवल की बात करें, नेशनल लेवल की, ज्यादातर स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इंडिया अलायंस के कुछ सहयोगी दल वहां पर लगातार विधानसभा में हंगामा काट रहे हैं। तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरीके का कुछ रोल प्ले करेगी? क्या हंगामेदार सत्र जो है वो विपक्ष की तरफ से देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में? शिवपन के जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सरकार पर उंगलियां उठाएंगी, सरकार पर इस तरीके से उंगली उठाएंगी कि आपने जो वादे किए थे विशेष दर्जा यानी स्टेट को जो स्पेशल स्टेटस था उस पर चर्चा जरूर करेंगे और बार बार कहेंगे कि इस पर चर्चा हो, इस पर चर्चा हो। फिर भारतीय जनता पार्टी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को यह कहना पड़ेगा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मोहर लगा दिया है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता है, औचित्य नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी सरकार पर हल्ला बोलेंगी और जो अपोजिशन में 28 विधायक बीजेपी के हैं वो उन पर हमला बोलेंगे जो ये कह रहे हैं कि 370 और विशेष दर्जा वापस मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका भी अहम रहने वाली है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो विनोद कुमार यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे किस तरीके से प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां विधानसभा सत्र को लेकर कर दी गई हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके का विधानसभा सत्र रहेगा। क्या पिछली बार की तरह हंगामेदार या इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि इश्यूज काफी ज्यादा हैं और इस बार नए बिल्स लाने की तैयारी में लगातार कुछ कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज नजर आ रही हैं। तो इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे जहां पर एक बाहरी राज्य में एक सुरंग में कुछ यहाँ पर अनहोनी हुई है जिसमें कि 8 लोग फंस चुके हैं और इन 8 लोगों में से एक जम्मू कश्मीर का एक निवासी है जिसका नाम की सन्नी सिंह बताया जा रहा है। तो तेलंगाना के सुरंग में प्रगवाल के सन्नी सिंह फंस चुके हैं। चिंता में सन्नी सिंह के परिवार के सदस्य नजर आ रहे हैं और परिजन लगातार सुरंग से सकुशल निकलने की दुआ मांग रहे हैं। लगातार भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि जैसे कैसे कर सभी लोग और सन्नी सिंह जल्द से जल्द अपने घर वापस आए, सुरक्षित वो घर वापस लौट जाए। तो सन्नी सिंह के गांव में चारों ओर गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है, चिंता का विषय बन चुका है क्योंकि ये पहली बार नहीं है। उत्तराखंड में भी इसी तरीके की तस्वीरें हमने पिछले साल देखी थी जब सिलकारा टनल में कुछ लोग जो है वो फंस गए थे। कुछ 30 से 32 लोगों का आंकड़ा सामने आया था, अनुमानित तौर पर 30 से अधिक
कर्मचारी फंस गए थे और अब इसी तरीके का एक हादसा जो है वो यहाँ पर तेलंगाना में हुआ है। एक सुरंग में कुछ लोग फंस चुके हैं, कुछ कर्मचारी जो उस टनल के निर्माण कार्य कर रहे थे वहां पर फंस चुके हैं। तो ये तस्वीरें सन्नी सिंह के परिजनों की हैं, उनके घर की तस्वीरें हैं। वो लगातार हवन यज्ञ कर रहे हैं, भगवान से दुआ मांग रहे हैं और काफी गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। एक ही मांग उनकी कि प्रशासन जल्द से जल्द उनको निकालने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाले। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है, हमारी संवाददाता। शिल्पा, बताइएगा, सन्नी सिंह हमारे प्रगवाल के हैं और तेलंगाना में एक टनल का काम चल रहा था, वहां पर वो फंस चुके हैं। पूरी जानकारी दीजिएगा कि आखिरकार किस तरीके से हादसा पेश आया और अभी फिलहाल कितने लोग वहां फंसे हैं। बिल्कुल, देखिए, तेलंगाना स्टेट में SLBC टनल प्रोजेक्ट जो है इस समय उनका काम चल रहा है। उसी टनल का एक हिस्सा ढह गया है, जिसमें 8 लेबर जो है वो हुए हैं। करीबन 72 अभी तो कोई भी रेस्क्यू नहीं मिला है, यानी 8 बीत चुके हैं, कोई भी रेस्क्यू नहीं मिला है। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीबन 370 जो है वो 370 पर्सनल NDRF, CRF, साथ ही साथ इंडियन आर्मी, लोकल पुलिस, इंडियन नेवी वहाँ पे जो है वो डिप्लॉय की गई है, ताकि कॉम्प्लेक्स रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहां पर किया जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वहां पर बुलाई गई है ताकि सिचुएशन को पूरी तरीके से मॉनिटर कर सके। उन 8 लेबर में से एक नौजवान जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, जम्मू कश्मीर का निवासी है, जम्मू के पगरवाल के, आपको बता दें कि गूड़ा मनसन गांव बताया जा रहा है। ये गूड़ा मनसन गांव जो कि पगरवाल का बिल्कुल लास्ट विलेज है और अलूसी से लगता ये गाँव है। सन्नी सिंह, जिसकी उम्र 20 वर्ष है और इस समय परिवार काफी ज्यादा शौक से है। अब देखिए, प्रार्थना वो कर रही है, गवर्नमेंट से अपील करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रही है उनकी बेटे को सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। और इस समय आप देखिए, परिवार काफी ज्यादा जो है वो परेशानी में है। और जिस प्रकार से इस सन्नी सिंह की मैं बात करूं व्यक्ति की, तो सन्नी सिंह केवल कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, घर में यही कमाने वाला था, यानी कि अगर ये कमाएगा तो ही घर जो है वो चल पाएगा। इनके फादर से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना है कि 5 साल पहले जो है वो किश्तवाड़ में ये लगे थे, जहाँ पे एक कंपनी में ये लगे थे और एज ऑपरेटर वो वहां पर काम कर रहे थे। उसी कंपनी ने जो है वो 2 महीना पहला तेलंगाना स्टेट में जो है वो इस टनल के काम के लिए वहां पर भेजा था और अभी भी यानी कि कोई भी ब्रेकथ्रू नहीं मिला है। अब देखिए, वहां की डिप्टी सीएम है वो वहां पर विजिट कर रहे हैं, मिनिस्टर वहां पर विजिट कर रहे हैं, मीटिंग वहां पर जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अभी तक 8 बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा। लेकिन शिल्पा, ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का कोई हादसा हुआ है। कुछ देर पहले कुछ सालों पहले हमने उत्तराखंड में भी यही तस्वीरें देखी थी। सिलकारा टनल में कुछ 30 से ज्यादा जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो फंस चुके थे, लेकिन उन्हें उत्तराखंड प्रशासन की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया, कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी के चलते अब तेलंगाना में जो हादसा हुआ है, 8 लोग फंसे हैं। एक रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण जरूर है, क्योंकि वहां पर रैट माइनर्स को बुलाया गया है। NDRF, SDRF की टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात कर रही हैं और अभी फिलहाल वो 8 के 8 जो कर्मचारी फंसे हैं वो सुरक्षित है। तो ये उम्मीद की किरण जरूर इन लोगों के लिए होनी चाहिए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन दिन रात डटा हुआ है वहां पर। और बिल्कुल देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर किए जा रही है। CRF, NDRF, लोकल पुलिस, इंडियन नेवी पूरी तरीके से वहाँ पर 350 के करीब पर्सनल टीम सभी जो है वो वहाँ पर डिप्लॉयड हुई हुई है। लेकिन देखिए, अब कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि मिरेकल भी वहाँ पर हो तो इन्हें और सभी की जान जो है वो बच सकती है। लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन आप देखिए, 72 घंटे बीत चुके हैं, 72 आवर्स बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी यानी कि ब्रेक थ्रू नहीं मिला है या फिर एक अच्छी खबर जो है वो अभी तक नहीं आ पाई है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा यहाँ अपडेट कर रहे थे। तेलंगाना में एक जम्मू कश्मीर का युवक जिसका नाम सन्नी सिंह है, जो कि प्रगवाल का निवासी है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास का इलाका है अखनूर डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर कि एक सटा हुआ विलेज, वहां का एक लड़का सन्नी सिंह युवा है, वहां पर फंस चुका है। लेकिन अगर तेलंगाना प्रशासन की बात करें, दिन रात काम किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। NDRF, SDRF की टीम्स, रैट माइनर्स को भी बुलाया गया है ताकि इन 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। दिन रात उनके खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो इसी बीच अब बात करेंगे मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम के मिजाज लगातार बदल रहे हैं और चिल्ले कलां के बाद अब चिल्ले बच्चा के दौरान जलवायु परिवर्तन की संभावना लगातार जताई जा रही है। और आज से बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जहां पर जम्मू के कुछ मैदानी इलाकों में अभी फिलहाल लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन मौसम विभाग की मानेंगे, MET
ने साफ तौर से ऑरेंज अलर्ट कुछ इलाकों में जारी कर दिया है। कश्मीर में कड़ाके की सर्दी का ये आखिरी दौर देखने को मिल रहा है। तो 2025 की इस सर्दी का ये आखिरी दौर, इस सीजन की आखिरी बर्फबारी हो सकती है। लेकिन MET यानी कि मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर लगातार लोगों को हिदायत दे रहा है कि घर के अंदर रहें, सुरक्षित जगहों पर रहें और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 25, 26, 27 और 28 ये कुछ 3 से 4 दिन बताए जा रहे हैं जब मौसम में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और वहीं पर जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर हम पीर पंजाल की बात करें या फिर चिनाब वैली के कुछ हाई रीचेस की बात करें, वहां पर बर्फबारी हो सकती है। लेकिन वहीं पर कश्मीर डिवीजन में लगातार बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है। हमारे साथ इमरान नाइको हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से। इमरान, कश्मीर के हवाले से पहले अपडेट कीजिएगा, किस तरीके का मौसम वहां पर है? जहां पर श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो क्या बारिश हो रही है और मैदानी इलाकों में कैसा मौसम है, पहाड़ी क्षेत्रों में कैसा मौसम है, अपडेट कीजिएगा। देखिए, पहली बात यह है कि इस वक्त श्रीनगर में काफी ठंड है और इस वक्त जो ठंड जैसे चले कला की ठंड महसूस हो रही है और तक कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का ताल्लुक है। सुबह से ही धुंध छाई हुई है, पर घने बादल छाए हुए हैं और ठंड में भी काफी इजाफा हुआ है। और दूसरी तरफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने वेदर एडवाइजरी भी इशू की है और उसमें उन्होंने प्रेडिक्शन दी है कि जम्मू के कुछ इलाकों और कश्मीर वैली के नॉर्थ और सेंट्रल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर हैवी से मॉडरेट रेनफॉल और स्नोफॉल हो सकती है। आज रात से यानी कि 25 तारीख आज है और आज शाम से ही मौसम में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की प्रेडिक्शन की गई है। और ये जो मौसम की सूरत हाल है ये 28 फरवरी तक मुसलसल जारी रहेगी और खासकर 27 तारीख को प्रेडिक्शन में कहा गया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे हैवी स्नोफॉल हो सकती है और खासकर जो नॉर्थ कश्मीर का गुरेज, बांडीपुरा है, तो इसी तरह से कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में जो मसल इलाके हैं, बारामूला के कई सारे जो दूर दराज के इलाके हैं, हिली एरियाज है, वहां पे साउथ कश्मीर से भी यही प्रेडिक्शन में कहा गया कि वहां पे भी खासकर हाई रीच में हैवी से मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल हो सकती है। और इस तरह से चिनाब वैली जम्मू के अंदर और पीर पंचाल रेंज जो हाई रीच है वहां पे भी आज शाम से मौसम में तब्दीली होगी। और कुल मिला के ये इस एडवाइजरी में कहा गया है कि जो फार्मर्स है वो अपनी इरिगेशन और फार्मिंग एक्टिविटीज फिलहाल सस्पेंड करें और साथ ही ट्रैवलर्स से और टूरिस्ट से भी कहा गया है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरीज को फॉलो करें और जो गवर्नमेंट की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से जो भी एडवाइजरीज इशू की जा रही है या की जाएंगी उनको फॉलो करें। और IMD की एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि बर्फबारी की वजह से न सिर्फ रोड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं बल्कि जो एयर ट्रैफिक है वो भी मुतासर हो सकता है। तो इस सिलसिले में हमने देखा कि अभी कुछ देर पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की तरफ से ऑलरेडी एडवाइजरी इशू की गई है और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स या इमरजेंसी नंबर्स भी उस पर दिए गए हैं। तो मजमूई तौर पर ये जो मौसम में तब्दीली है ये आज शाम से शुरू होगी और 28 तारीख तक मुसलसल मौसम इसी तरह से रहेगा, यानी कि बर्फबारी होती रहेगी। और इस सिलसिले में इंतजामिया ने एडवाइजरी इशू की है और लोगों को एहतियात बरतने की अपील भी की है। और साथ साथ ये लोगों से कहा गया है कि वो इंतजामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी एडवाइजरी इशू की जाएंगी, मौसम का सबसे ज्यादा इफेक्ट रोड्स पर देखने को मिलता है, चाहे मुगल रोड है, चाहे NH44 है, चाहे श्रीनगर लेह हाईवे है, उन रोड्स के हवाले से अपडेट कीजिएगा। अभी फिलहाल क्या कुछ कंडीशन है और आने वाले टाइम पर जब बर्फबारी होगी, बारिश होगी, तो प्रशासन कैसे रेडी है मैन और मशीनरी के साथ ताकि रोड डिस्ट्रप्शन ना हो, ट्रैफिक मूवमेंट चलती रहे? देखिए, जिस तरह से एडवाइजरी में कहा गया है कि जो मुगल रोड है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वहाँ पे जो ट्रैफिक की जो मूवमेंट है उसमें खलल पड़ सकता है। इसी तरह से श्रीनगर, बांडीपुरा, गुरेज रोड वहाँ पे भी यही सूरत हाल हो सकती है। और श्रीनगर, कुपवारा, मसल रोड जो है वहाँ यही साधना टॉप का भी यह कहा गया है कि ये बहुत सारे उस एडवाइजरी में रूट्स बताए गए, रोड्स बताए गए, मेन रोड जो है बॉर्डर एरियाज के जहाँ पे इस बर्फबारी की वजह से दुश्वारियां हो सकती है। और एडवाइजरी में साथ ही कहा गया है कि वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से
एडवाइजरी इशू की जाएगी उसको फॉलो करें, टूरिस्ट से, ट्रैवलर से। बिल्कुल इमरान, ताकि लेकिन किसी आखिरी किसी को- सवाल करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेनफॉल और ये जो स्नोफॉल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि कुछ स्प्रिंग्स हैं वो सूख रही हैं और आने वाले टाइम पे गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत हो सकती है, तो कितनी इंपॉर्टेंट ये स्नोफॉल और रेनफॉल है? देखिए, ये जाहिर सी बात है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं और हमारे मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो अहदेदारान हैं उनका भी मानना है कि इस साल 85% जो रेन डेफिसिट हुई है, बारिशों में कमी आई है, बर्फबारी में कमी आई है। लेकिन अगर अब इस बार ठीक ठाक बर्फबारी होती है आज शाम से 8 इंच से 2-3 दिनों के दौरान, तो ये एक अच्छी खबर है लोगों के लिए, खासकर फार्मर्स के लिए। और जिस तरह से हमने देखा कि वाटर बॉडीज सूख रही है, हमारे चश्मे सूख रहे हैं और जो दरियाई झेलम की जो वाटर लेवल है वो भी काफी डाउन होती जा रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं एक तरफ की क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, एनवायरमेंट में हम तब्दीली देख रहे हैं, तो दूसरी जानिब अगर ये बर्फबारी और बारिशें होती है तो आने वाले जो समर होगा, जो गर्मियों का मौसम होगा, उसमें पानी के लिए ये बेहतर है, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। और इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो ये बर्फबारी होना बहुत अच्छी और खुशाइन खबर है। और ये भी देखना है कि 1 मार्च से स्कूल भी ओपन हो रहे हैं और अगर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, जिस तरह से प्रेडिक्शन की गई है हैवी स्नोफॉल, रेनफॉल की, खासकर स्नोफॉल की हम बात करें, तो शायद इंतजामिया को इस पे भी कोई रिव्यू लेना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जो मार्च है, पहले मार्च को स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ओवरऑल मौसम की क्या कुछ सूरत हाल रहेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी देने के लिए। मौसम के हवाले से इमरान नाइक को अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि 25 फरवरी यानी कि आज के दिन से लेकर 28 फरवरी तक लगातार मौसम खराब होने का अनुमान पहले से एमईटी द्वारा जताया गया है। जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश होगी और कश्मीर के और जम्मू डिवीजन के जो हायर रीचेस हैं वहां पर बर्फबारी का दौर देखने को मिलेगा। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लोगों को हिदायत दी गई है घरों के अंदर रहने की और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, जहां रियासी पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ी पहल की है। रियासी पुलिस ने रियासी में पिंक पेट्रोल सुविधा की शुरुआत की। रियासी पुलिस स्टेशन से एसएसपी परमवीर सिंह ने पेट्रोल टीम को हरी झंडी दिखाई। पिंक पेट्रोल में स्कूटी पर सवार होकर महिला पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो स्कूल्स, कॉलेजेस के बाहर पेट्रोलिंग करेंगी। महिला सुरक्षा के मद्देनजर रियासी पुलिस द्वारा एक नंबर भी जो है वो जारी किया गया है। आपको नंबर बताऊंगी जिसमें कि ईव टीजिंग की बात की जाए तो ईव टीजिंग और संबंधित घटनाओं के लिए महिलाएं और लड़कियां शिकायत कर पाएंगी। पहले आपको नंबर बताऊंगी, ये नंबर 8082808256 बताया जा रहा है। जो ये पिंक पेट्रोल है, ये खासकर हमारे जो बच्चियां स्कूल्स में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं और काफ़ी सारी हमें कभी कंप्लेंट्स भी आती हैं हमारे पास कि वहाँ पे ईव टीजिंग के इंसिडेंट्स होते हैं। उन्हीं इंसिडेंट्स को रोकने के लिए हमने एक पिंक पेट्रोल अपने शहर में या रियासी टाउन में शुरू किया है ताकि जो ईव टीजिंग के मामले हैं वो कम हों और अगर हों तो उनका अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। इसके उपलक्ष्य में हमने एक 8082808256 नंबर जो वुमेन हेल्प डेस्क नंबर है हमारे पीसीआर में लगाया गया है और ये हिदायतें हमने दी हैं एसएचओज़ को कि अपने जो भी हमारे जो कॉलेजेस के बाहर और स्कूल्स के बाहर ये नंबर को डिस्प्ले किया जाए ताकि किसी भी लड़की को कोई कंप्लेंट हो तो उस नंबर पे वो डायल कर सकती है और तुरंत हमारी जो पिंक पेट्रोल है वहाँ पे जाके उसका। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।